रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हेलो, मैं हूँ दानिश महाजन। Hi, I am Divya Sharma. Hello, this is Minal Singh. Hi, this is RJ Naresh. नमस्कार, मैं हूँ पुनीत सोनी। हम आ रहे हैं गुड़गांव में रेडियो उड़ान कन्वेंशन और उड़ान आइडल के ग्रैंड फिनाले के लिए हमें रहेगा आपका इंतजार। और आज ही रजिस्टर करें www.radioudan.com पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक और नए शो में आपको आज हम नए गेस्ट से मिलवाएंगे और आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। वो क्या है, इनिशियल स्टेज में क्या सिम्टम है, क्या हमें करना चाहिए, तो जो सवाल हैं इनका हम आज उत्तर ढूंढेंगे इस शो में। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनकी ट्रस्ट के बारे में भी जानेंगे, उनके कामों के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ इस शो में बात करने के लिए डॉक्टर हीरल तवार और स्वाति मकोचा जी हैं, जो एनके ट्रस्ट, नित्या कल्याणी ट्रस्ट से हैं और वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। डॉक्टर हीरल जी, स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर हीरल जी, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताएं। यस दानिश जी, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है, डॉक्टर हीरल तवार। मैं एक पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ और मैं इस फील्ड में पिछले 9 सालों से काम कर रही हूँ। और बेसिकली मेरी जो स्पेशलाइजेशन अगर आप बोले तो वो स्पेशल किड्स के साथ है। तो अभी तक हमने हमेशा स्पेशल किड्स के साथ ही काम किया है और सेरिब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, ऑटिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे लोगों के ये सारे नाम आपने सुने होंगे। इस पे सब लोग काम करते हैं और हम लोग बेसिकली विथ नित्य कल्याणी ट्रस्ट इस पर्टिकुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर काम करते हैं। और इसी के साथ ये ट्रस्ट के साथ राइट नाउ आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट इसरो। वाओ, यस। स्वाति जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम स्वाति माकेचा है और ये ट्रस्ट के साथ मैं एज अ मदर, पहले मेरे को ये आइडिया आया कि मैंने मेरी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन फेसेस किए हैं और सारे रिसोर्सेज सर्च करने के लिए मुझे जो स्ट्रगल करना पड़ा है, तब मुझे पता चला कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तब जाके मैंने डॉक्टर हीरल से मेरी प्रॉब्लम शेयर की और हम दोनों ने डिसाइड किया, हम दोनों का विजन एक लगा, तो हमने डिसाइड किया कि हम एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक एनजीओ बनाते हैं जिसमें ये टाइप की डिजीज से जो बच्चे सफर करते हैं उसको हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके। तो ये इंटेंट से हम दोनों आज साथ में काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर हीरल, हमें थोड़ा सा अपने ट्रस्ट के बारे में बताएं, किस तरह के कार्यकलाप आपकी ट्रस्ट करती है, फिर हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे आएंगे। पहले हम समझते हैं आपके ट्रस्ट के कामों को। जी हाँ जी। नित्य कल्याणी ट्रस्ट का मेन इंटेंशन स्पेशली एबल्ड बच्चों को हर एक तरीके से सपोर्ट करना है। फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द थिंग, मेडिकल सर्विसेज एक है, लेकिन हम लोग जैसे कि रूरल एरिया में जो जगह अनरीच्ड है वैसी जगहों पे पहुंचकर हमको उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर हम लोग मेडिकल सर्विस, पैरामेडिकल सर्विस, वोकेशनल सर्विस से लेके सारी जो भी उनको अगर स्पेशल एजुकेशन है, सारे एरिया को हम कवर करना चाहते हैं। हम अपने ट्रस्ट के थ्रू एट प्रेजेंट हम लोग गुजरात के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सिटीज में कैंप करते हैं और वहाँ पे हम बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं। जो भी कंडीशन के लिए, अगर हम लोगों ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कैंप किया है तो उसी के संबंधित हम सब बातें करते हैं, या तो फिर अगर हम लोगों ने कोई मेगा कैंप अरेंज किया है जिसके अंदर सारी स्पेशल एबिलिटी के बच्चों को हम लोगों ने इंक्लूड किया है, तो वहाँ पे हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुला के उनके असेसमेंट और ट्रीटमेंट के लिए गाइडेंस देते हैं। तो हम सारे कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसमें हम एक भी चार्जेस नहीं लेते हैं। उपरांत वो कैंप बहुत लंबा चलता है और लोग दूर दूर से आते हैं, तो हम उसमें फूड प्रोवाइडेशन भी करते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो भी कैंप्स है उसके अंदर हम स्पेसिफिकली स्पायरोमीटर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये कंडीशन में हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो हम एक ऐसा स्मॉल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करते हैं जो उनको हेल्प करे।
और सारे कैंप में हम लोग प्रॉपर असेसमेंट इंडिविजुअली प्रोवाइड करते हैं और पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि उनको कौन से डॉक्टर को कौन से समय पे मिलना चाहिए। अगर उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उनको प्रोवाइड किया गया है कि वो कोई भी टाइम पे हमको कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, क्योंकि काफी ऐसी जगह से बच्चे और पेरेंट्स आते हैं जो बहुत ही अनरीच्ड एरिया, मतलब उनके पास नजदीक में शायद 40-50 किलोमीटर्स तक फिजियोथेरेपी यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग ऐसे होम एक्सरसाइज, बेसिक होम एक्सरसाइजेस सिखाते हैं पेरेंट्स को, ताकि वो एटलीस्ट घर पे अपने बच्चों को एक्सरसाइजेस करवा पाए। राइट। सो दिस इज द होल कंडक्ट वी आर डूइंग। और एट प्रेजेंट हम लोगों ने मोर देन 7 सिटीज कवर कर चुके हैं। और इतना पुराना तो नहीं है, लेकिन नया नया हमने ट्रस्ट डेवलप किया है। द थॉट इज लाइक ऑफ 1 year old ओनली। तो हम जितना अब तक कर पाए हैं, दैट इज आई हैव टोल्ड यू। राइट। तो जी। डॉक्टर हिरल, आपसे ही जानना चाहूंगा, फिर मैं स्वाति मैम के पास जाता हूँ। हमारे जी। लिसनर्स को सरल शब्दों में समझाएं कि ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती क्या है। श्योर आई ट्राई टू मेक, जितना सिंपल कर सकूं मैं ट्राई करूंगी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा आनुवंशिक रोग है जो मांसपेशियों के साथ संबंधित है। समझिए कि हमारे जो जेनेटिक्स रहते हैं, जीन रहते हैं, समझ लीजिए कि वो एक सीढ़ी है। तो वो सीढ़ी के अंदर कोई एक स्टेयरकेस मिसिंग हो, या तो फिर वो एक स्टेयरकेस दूसरी स्टेयरकेस के साथ मर्ज हो गई है, समझिए। मतलब कि जो एक ठीक तरीके से वो बनना चाहिए जीन, उस तरीके से नहीं बनता है। जो अपने मांसपेशियों का एक प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब भी वो डिस्ट्रोफिन कम बनता है, कम मात्रा में बने, या तो फिर वो बन ही नहीं सकता है, तभी धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों का जो काम है, काम करने की जो ताकत है, वो कम हो जाती है। सो उसका सिम्टम्स कैसे आता है कि वो पेशेंट के अंदर बच्चे का चलना या फिर धीरे धीरे उठना बैठना, वो सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और ये रोग 3 से 4 हजार बच्चों में कहीं पे एक, मतलब कि 4,000 बच्चों में एक बच्चा इस रोग से पीड़ित हो सकता है। सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिसीज है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो हो गया वो हो गया, वो धीरे 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 बढ़ता रहता है। और इसकी आयु भी काफी कम है, मतलब इसके काफी प्रकार है, लेकिन हम 3 या 4 प्रकार को ही ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वो बहुत सीवियर है। अभी हम बात करेंगे तो उनके बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सीवियर है। और हम बच्चों के साथ डील करते हैं तो डीएमडी, बीएमडी, डीएमडी मतलब ड्यूकिन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बीएमडी मतलब बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक दूसरा प्रकार है एलजीएमडी, जिसको बोला जाता है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लेकिन वो बच्चों में नहीं होता है। तो हम डीएमडी और बीएमडी से ज्यादा डील करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, जो बच्चों में होता है और जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द चाइल्ड इज आइदर सेकेंड डिकेड, दूसरे डिकेड मतलब 20 से 25 साल, या तो फिर 30 से 35 साल की होती है। इसमें फिजिकल फॉर्म में क्या अफेक्ट आता है बॉडी पे? कौन सा बॉडी पार्ट काम नहीं करता? जी, मैंने आपको जैसे बताया कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो मांसपेशियों के अंदर सबसे पहले वो अपने जो पिंडी मतलब काफ के मसल्स रहते हैं, पैरों के मसल्स पहले अफेक्ट होते हैं। और बच्चे का जो पेरेंट्स का सबसे पहले कंप्लेन होता है वही होता है कि मेरे बच्चे की चलने की जो पैटर्न है वो अलग हो गई है, या तो फिर मेरा बच्चा अभी स्टेयरकेस नहीं चढ़ पा रहा है, या तो फिर वो नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ नहीं पा रहा है। ये एक पहली कंप्लेन होती है। बच्चा ज्यादा थक जाता है, उसका जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है, उसका धीरे धीरे जो हाथ के मसल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, कि जो स्ट्रेंथ होती है, जो पेरेंट्स जो कंप्लेन लेके आते हैं उसमें होता है कि मेरा बच्चा जो उसके क्लास के बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है। ये एक है, उसकी गतिशीलता को वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो मसल वीक होने की वजह से ये सारे लक्षण आते हैं। और मसल के फाइबर है उसको फाइब्रस मतलब कि फैट डिपोजिशन से रिप्लेस किया जाता है बॉडी में। ऐसा होता है, उसकी वजह से अचानक से आपको काफ का मसल बड़ा लगने लगेगा, जो नॉर्मल नहीं होता है बच्चों में। तो उसको स्यूडो हाइपरट्रॉफी बोला जाता है। और वो एक टिपिकल सिग्नेचर है कि जो पहले ही दिखने लगता है।
क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जब हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात कर रहे हैं तो बाजुओं के जो मसल होते हैं मेन सिर्फ उससे रिलेटेड है ये, तो कई जी बार नहीं लोग नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जानना बहुत जरूरी था आपसे। स्वाति जी। मैम, एज ए पेरेंट क्या चैलेंजेस होते हैं, और जब आप कैंप करने जाते हैं, जब पेरेंट्स से मिलते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, किस चीज की उनको जागरूकता नहीं होती, इसके बारे में हमें बताएं। जी जरूर। पेरेंट्स की, एज अ पेरेंट, इवन मेरे कैंप में भी जितने पेरेंट्स जुड़े हैं, सब पेरेंट्स की सबसे पहली दिक्कत यही होती है कि स्कूल में बच्चे स्कूलिंग एज में होते हैं तो स्कूल सपोर्ट नहीं करती है। कई बार स्कूल ऐसा बोल देती है कि आप फुल टाइम केयर टेकर साथ में भेजो, कई बार स्कूल मना ही कर देती है कि ऐसे बच्चों को हम नहीं रखेंगे। कई बार कोई कोई स्कूल बहुत रेयर होती है जो बोलते हैं कि हम करेंगे, बट उसमें बच्चे का फ्रीक्वेंट फॉल होता है। जब तक बच्चा व्हीलचेयर पे नहीं आता है, बच्चा टो वॉकिंग रहता है, तो बच्चा बार बार गिर जाता है, बच्चे को चोट लगती है, तो फिर पेरेंट्स ही अवॉइड करना चाहेंगे कि स्कूल नहीं भेजेंगे हम लोग, बिकॉज बच्चा गिर के आता है, उसको कहीं इंजरी हो जाएगी तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह एकदम इजीली ऑपरेट होके ट्रीट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो पेरेंट्स की सबसे ज्यादा दिक्कत अभी तो छोटे बच्चों में स्कूलिंग का ही रहता है कि बच्चे को स्कूल कैसे भेजे, कैसे उसको फुल टाइम हम ऑक्यूपाई भी रखे, कि स्कूल जाते हैं तो 3-4 घंटा बच्चे का निकल जाता है। और आपको लोगों को जागरूक करने में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे, तो वो चीज के लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना कि सब पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं फुल टाइम केयर टेकर स्कूल में भेजने के लिए, राइट। और पेरेंट्स भी फुल टाइम फ्री नहीं होते हैं कि बच्चे के साथ स्कूल रहेंगे, तो पेरेंट्स को वो चीज एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस उनसे शेयर करती हूँ कि मैंने खुद ने इस साल से मेरे बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। मैं प्राइवेट वैन से, प्राइवेट केयर टेकर के साथ बच्चे को फुल टाइम स्कूल भेजती थी और बच्चा राजी खुशी से स्कूल जाता भी था। उसके बाद दिक्कत ये होती है कि फिजियोथेरापी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ये बच्चों की लाइफ में, जो बहुत बोरिंग लगता है बच्चों को, पर उसके अलावा नहीं चल सकता है। तो उसके मसल्स को फिजियो से थोड़ा एक्टिव रख सकते हैं हम, तो बच्चा स्कूल जाके आएगा, उसके बाद बच्चा फिजियोथेरापी नहीं करना चाहेगा क्योंकि थकान हो जाती है, ओवर टायर्ड हो जाते हैं बच्चे। राइट। अभी तो मैं पेरेंट्स को जी अभी मैं पर्पल फेस्ट गोवा में गया था, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक बहुत बड़ा फेस्ट गोवा में हुआ था। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट। यस तो यस, आई एम अवेयर अबाउट इट। तो वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक गेम्स डेवलप की हैं फिजियोथेरेपी Yes. करते करते। तो आई थिंक वो एक चीज हो सकती है जिसमें जिनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है और डेली बोरिंग होता है, वो भी यही बता रहे थे। तो उसके साथ साथ उनसे टाई अप करके कुछ गेम्स वगैरह उनको साथ साथ खिलाई जाएं तो यस, सिचुएशन कुड हैव इम्प्रूव्ड। डेफिनेटली वी कैन। तो डॉक्टर हीरल, अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप रूरल एरिया में जाते हैं, हाँ तो जी वहाँ स्कूलिंग की तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत प्रॉब्लम है और वो विजुअली जी। है, लोग एक्सेप्टेंस जी। नहीं है। तो जी। क्या लोग अपने राइट्स को लेके अवेयर हैं कि इनको पढ़ाना जरूरी है, एजुकेशन का क्या स्टेटस है, कि इनको जॉब भी मिल सकती है, या लोग उनको घरों में ही रखते हैं? तो क्या जी। सिचुएशन क्या है रूरल एरिया में ग्राउंड लेवल पे जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स है? हाँ जी, दानिश जी, मैं आपको थोड़ा सा और जनरल आइडिया दूंगी इसके बारे में। रूरल और अर्बन दोनों को साथ में लेते हैं, हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये जब भी किसी को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं, अगर स्पेशल चाइल्ड अगर घर में है तो 3 चीजों पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। एक, फिजिकल इम्पैक्ट तो होता ही है, सेकंड साइको सोशल इम्पैक्ट होता है, और थर्ड इम्पैक्ट जो होता है ना वो है फाइनेंशियल। ये 3 चीजें इम्पैक्ट हो रही है एक फैमिली की। और वन ऑफ द इम्पैक्ट जो स्वाति ने अभी बताया वो एक आप साइको सोशल इम्पैक्ट में गिन सकते हो। रूरल के एरिया के अंदर ऑलरेडी लिटरेसी का एक इशू है, मतलब कि पेरेंट्स आर नॉट दैट अवेयर, इतनी जानकारी उनको ऑलरेडी नॉर्मल चीजों की ही नहीं है। मतलब हर कोई पेरेंट अपने लाइफ में स्पेशल चाइल्ड के लिए प्रिपेयर नहीं रहेगा, दिस इज एन अनसर्टेनिटी।
तो वो एक चीज सडनली आने के बाद उनको एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर चैनल नहीं मिलती है कि वो लोग इसके अंदर आगे क्या करें, वो लोग क्लूलेस हो जाते हैं और वो इम्पल्स पे उनको जो सही लगता है वो अपने बच्चों को वैसे ही सपोर्ट करते हैं। सो अगर रूरल एरिया में जहाँ पे बच्चों को अर्बन एरिया में जहाँ पे बच्चों को थोड़ा गाइडेंस मिला, वहाँ के पेरेंट्स अपने नॉलेज के हिसाब से अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, और जहाँ पे रूरल एरिया, जहाँ पे पेरेंट्स आइधर उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिला है या तो फिर दे आर नॉट एट ऑल गाइडेड, वहाँ पे कभी वो सुपरस्टिशियस बिलीव पे भी जाते हैं और अपने बच्चों को उस तरीके से भी कहीं पे इन्वॉल्व करवा देते हैं, या तो फिर दे आर क्लूलेस अबाउट द ट्रीटमेंट। बच्चा घर में एक कोने में बच्चा है, उसके सिर्फ बेसिक नीड मतलब खाना पीना का ध्यान दिया जाता है और कोई चीजों को इतना प्रोमिनेंटली देखा नहीं जाता है। तो रूरल में मैंने देखा है एक्सट्रीम केसेस देखे हुए हैं। मतलब मेरे पास कभी ऐसा बच्चा भी आया है कि जिसके पेरेंट्स थोड़े अवेयर है रूरल के अंदर, और ऐसे पेरेंट्स आए हैं कि जो 15 साल तक बच्चा इग्नोर्ड रहा है और जहाँ पे हम कोई भी ट्रीटमेंट से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। तो वहां पे मैंने 2 एक्सट्रीम देखे हैं, और ऐसे ही केसेस मैंने अर्बन में भी देखे हैं, मतलब कि सिटीज में भी ऐसे देखे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला सिवाय फ्यू मेडिकेशंस, वो भी वो लोग 3 या 4 साल के बाद थक जाते हैं और वो लोग गिव अप कर देते हैं। एंड आई एम नॉट एट ऑल कंप्लेनिंग अबाउट द पेरेंट्स, दे आर डूइंग व्हाट सिचुएशन इज अलाउइंग देम टू डू। मतलब वो सिचुएशन के टाइम पे उनका जो मनोस्थिति है, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस, उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेटस है, उसके हिसाब से वो अपने बच्चे को बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम वो सब लोगों को साथ लेके उनके तक पहुंच के इसमें बदलाव ला सके। राइट। स्वाति जी, ये बताएं मुझे कि क्योंकि आपने बताया कि जो फिजियोथेरेपी है उसका बड़ा रोल है इसमें, और ये कंटिन्यू चलती है, ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने लेनी है, साल लेनी है, 2 साल लेनी है, ये कंटिन्यू चलेगी। तो गवर्नमेंट इसमें क्या रोल अदा कर रही है? क्या किसी तरह की कोई गवर्नमेंट की स्कीम से आप अवेयर हैं जहाँ पे उनको फ्री में फिजियोथेरेपी मिले? कुछ ऐसा कोई फाइनेंशियल एड, पेंशन के अलावा उनको स्पेसिफिकली इस नीड के लिए कोई ऐसी स्कीम है जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ऐसे बच्चों को? नहीं, गवर्नमेंट सिर्फ बीपीएल कार्ड वाले बच्चे और जिनके पास यूडीआईडी कार्ड है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, जो किसी भी सिविल हॉस्पिटल से वो लोग परसेंटेज पे बच्चे की डिसेबिलिटी के परसेंटेज डिसाइड करके देते हैं। तो वो कार्ड और बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, वो 2 कार्ड जो भी बच्चों के पास रहता है उनको पर मंथ 1000 रुपीज पेंशन दिया जाता है। उसके अलावा फिजियोथेरापी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्कीम नहीं है। तो गवर्नमेंट का कोई सेंटर होते हैं जहाँ फ्री फिजियोथेरेपी होती है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई सेंटर नहीं है। राइट। तो अब ये बताएं, अब हमें समझना जरूरी है अपने लिसनर्स के लिए भी और सबके लिए भी, जैसे ही हमें पता चलता है कि हम, पहली बात तो इसके सिम्टम क्या हैं, और दूसरी बात जैसे हमें पता चलता है तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जैसे ही पता चलता है कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो बच्चों का आप डाइट पे थोड़ा ध्यान रखना है और कंटिन्यूअस फॉलोअप में और टच में रहना है न्यूरोलॉजिस्ट से, क्योंकि ये बच्चों को सर्टेन एज के बाद उनको स्टेरॉइड शुरू किया जाता है, और स्टेरॉइड कंप्लीटली डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन पे ही शुरू किया जाता है, कम या ज्यादा किया जाता है या फिर स्टॉप किया जाता है। बट वो पूरा डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन पे और उनका गाइडेंस लेके ही स्टेरॉइड्स का अप एंड डाउन डिसाइड करना रहता है। तो वो डॉक्टर बच्चे को देखता है कि अभी वो चल पाता है, नहीं चल पाता है, कितना चल लेता है, या फिजिकली वो कितना, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, उस हिसाब से वो स्टेरॉइड के डोज देते हैं। और सेकंड, अभी हम लोग का जो प्रयास है वो कि बच्चे को ईच एंड एवरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है आज कहीं शादी में जाना है या कहीं मॉल में बच्चों के लिए क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे? अगर सिबलिंग है तो एक सिबलिंग को ले जाएंगे, एक पेरेंट साथ में जाएगा, मदर या फादर डिसेबल बच्चे के साथ घर में रहेंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चों को एक्टिवली, अगर बच्चा नहीं चल पाता है या
स्लो चल पाता है तो व्हीलचेयर में बच्चे को लेके जाइए, और बच्चे को, बिकॉज वो भी चाइल्ड है, उसका भी मन करता है हर चीज देखने का, दुनिया देखने का, घूमने का। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बोलता नहीं है तो पेरेंट्स भी अवॉइड करते हैं ले जाना। तो हमारा प्रयास यही है कि सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ईच एंड एवरी एक्टिविटीज में। इवन पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि सारे बच्चों को, ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको आप घर पे एक रूम में मत बिठा दो, बिकॉज बच्चों का फिर साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट होता है उसके मन पे। तो बेटर है कि बच्चे को भी दुनिया घुमाओ, जैसे वो नॉर्मल व्यक्ति है उस तरह से नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही उसको ट्रीट करो। राइट। डॉक्टर हीरल, आप भी एलैबोरेट कर सकती हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, और साथ ही साथ हमें बताएं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं अब। श्योर मैं उसके ऊपर सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स जो पेरेंट्स हमको बताते वो है बच्चे का जो काफ मतलब पिंडी का जो भाग है वो थोड़ा सा बड़ा लगने लगता है उनको। एक ये कंप्लेन लेके पेरेंट फिजिशियन के पास जाते हैं। दूसरा एक सिम्टम्स ये होता है कि बच्चा उसकी एज के, क्योंकि ये 3 या 4 साल के आसपास ही वो बच्चों के अंदर दिखने लगता है, तो वो कि बच्चा दौड़ नहीं पा रहा है, वो बार बार गिर रहा है, ये दूसरी कंप्लेन लेते हैं। तीसरी कंप्लेन है कि मेरा बच्चा स्टेयरकेस नहीं चढ़ पा रहा है, ये एक साइंस एंड सिम्टम्स है। जब भी और मतलब कि 6 या 7 ईयर के बच्चे के अंदर देखेंगे तो वो सपोर्टेड वॉकिंग करने लगेगा, उसको स्टेयर उतरने में चढ़ने में दिक्कत हो रही है। अगर और ऊपर के स्टेज में जाएंगे तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, उनको सांस लेने में भी कभी कभी तकलीफ होती है। वो है लेटर ऑन स्टेज, बहुत लेट स्टेज की बात कर रही हूँ। और दूसरा, जब भी ऐसी चीज लेके जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को जब भी थोड़ा सिम्टोमेटिकली आइडिया आता है वो उनको सीपीके का टेस्ट करवाते हैं, और उसके बाद अगर सीपीके हाई आते हैं तो उनको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बोला जाता है, और फिर कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है कि बच्चे को डीएमडी बीएमडी कौन सी कंडीशन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन है। सो इस तरीके से ये डायग्नोस होता है। सबसे पहला जो डॉक्टर इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं वो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, और वही डॉक्टर है जो पूरे लाइफ स्पैन तक कॉन्स्टेंटली उनके साथ रहेंगे। सेकंड, डायग्नोसिस होने के बाद डॉक्टर का डिसीजन होता है अकॉर्डिंग टू उसका सिम्टम्स, प्रोग्रेशन, सीपीके के लेवल कितने हैं, और डीएमडी बीएमडी में 79 जीन है, उसमें से कौन सा जीन डिलीशन है, उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड होता है, और उनको मेडिकेशंस दिए जाते हैं पर्टिकुलर एज के हिसाब से और वेट, बॉडी वेट के हिसाब से। आफ्टर दैट द सेकेंड पर्सन इज इन्वॉल्व, वो है फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि यूजुअली उनको बोला जाता है कि बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखना है, तो वो फिजियोथेरेपी के लिए रेफर किया जाता है। एंड देन आफ्टर न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपी इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इन डीएमडी और बीएमडी। आफ्टर दैट अगर बच्चा बीएमडी अगर स्कूल या कॉलेज में जा रहा है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का भी इसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि मैंने नो डाउट काफी बच्चे स्कूल बंद करते हैं, लेकिन देयर आर किड्स who wants to go to school, वो उनकी इच्छा है, तो व्हीलचेयर बाउंडेड किड्स आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल। सो तभी उनके स्कूल है या तो फिर उनके वर्क प्लेसेस है, उसको थोड़ा सा उनके लिए बेटरमेंट के लिए अकोमोडेट किया जाता है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इसमें पार्ट लेते हैं, मतलब दे आर दी पर्सन जो गाइडेंस देते हैं। आफ्टर दैट वी ऑल्सो हैव समटाइम्स इफ द चाइल्ड इज हैविंग इशू विथ स्पीच, जो काफी सीवियर केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्वॉलोइंग या तो फिर स्पीच डिफिकल्टी होती है, तभी उन लोगों का रोल आता है। ऑर्थोसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल एक्टिविटी को करवाता है, और फिर जो मसल की जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे कम होती है, और लंबे टाइम तक बैठे रहने से या तो फिर लंबे टाइम तक बेड रिडन होने की वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्चर डेवलप्स होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चर मतलब एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक पड़े रहने की वजह से शायद वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में स्टिफ हो जाते हैं, तो वो अवॉइड करवाने के लिए ऑर्थोसिस मतलब कि एक स्पेशल तरीके के शूज बनाए जाते हैं जिसको AFO बोला जाता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस। अगर सिवियरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है तो नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, और
बैक सपोर्ट लेके, मतलब ट्रंक के लिए भी ऐसे स्पाइनल ब्रेसेस बनाए जाते हैं। सो बच्चे के जो मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसके प्रोग्रेशन के हिसाब से ऑर्थोसिस का इन्वॉल्वमेंट उसके न्यूरोलॉजिस्ट और उसके फिजियोथेरेपिस्ट की इन्वॉल्वमेंट के साथ एक ग्रुप, मतलब एक लिंक के साथ उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ऑर्थोसिस इज द इंटीग्रल पार्ट, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और ऑर्थोसिस, ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का रोल ऑप्शनल नीड के हिसाब से होता है। एंड देन आफ्टर सर्टेन एज वी ऑल्सो हैव role of psychologist in this, which is not only for the child but also for the betterment of parents. So इस तरीके से हमको गाइडेड वे में जाना चाहिए। और मेडिकेशन के लिए मैं दो चीजों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि अब तक कोई दवाई नहीं है, ये क्योरेबल नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज नॉट क्योरेबल। अब तक कोई भी मेडिकेशन वर्ल्ड वाइड उसके लिए ढूंढी नहीं गई है, लेकिन इसके लिए ट्रायल्स चल रही है। जो सेरेप्टा की ट्रायल्स है जीन थेरेपी की, वो एक चल रही है। एक सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, उसकी भी ट्रायल्स चल रही है। ये दो इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्यूचर पोटेंशियल है। बाकी एट प्रेजेंट जो सपोर्टिंग थेरेपीज और जो सपोर्ट नीडेड है वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। मेडिकल सपोर्ट के अंदर ये जो ट्रायल्स चल रही है उसके ऊपर स्लोली वर्कआउट हो रहा है, लेकिन उसमें भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मेडिसिन को भी आपको बच्चों को देना है तो बच्चे की वॉकिंग कैपेसिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, जैसे डॉक्टर हिरल ने बताया कि पेरेंट्स के लिए भी, तो स्वाति जी आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स के लिए भी, और ये जो ट्रीटमेंट है कितनी कॉस्टली है। थेरेपी का जो है ये बच्चों को ऑर्थोपेडिक या जैसे तैसे फिजियोथेरापिस्ट नहीं चलते हैं। एक्सपर्ट और एमपीटी जिन्होंने मास्टर किया है, स्पेशली न्यूरो के जो फिजियोज होते हैं, वो उन लोगों का कॉस्ट मतलब 500-600 पर डे रहता है एक्सरसाइज के लिए। तो वो जो है वो लाइफ टाइम, मतलब बच्चा जब तक है तब तक फिजियोथेरेपी तो करवाना ही है। तो ईच एंड एवरी पेरेंट्स कांट अफोर्ड डेली 500-600 रुपीज मिनिमम। ये आपको मैं मिनिमम कॉस्ट बता रही हूँ सर। और साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो वो पेरेंट्स टू पेरेंट्स थोड़ा वराई करता है कि सब पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है साइकोलॉजिस्ट की। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं तो वो खुद का ख्याल नहीं रख पाते हैं, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे वो चीज में। तो अगर पेरेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, एनी वन ऑफ पेरेंट्स, तो दूसरा पेरेंट्स थोड़ा केयर करके साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके उसको क्योर करवा के फिर बच्चे पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो एवरी पेरेंट्स को नीड नहीं रहती है साइकोलॉजिस्ट की, बट हाँ कई बार ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट रहती है। तो उनका क्या, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो फिजियोथेरेपी या इतने पैसे रोज के 500-600 रुपए नहीं अफोर्ड, फिर उन बच्चों का क्या होता है? वही हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं ना सर, कि डेली 500-700 रुपए पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम जो कैंप करते हैं उसमें हम पूरा होम प्रोग्राम देते हैं कि आप बच्चों को पूरे दिन में आपको बच्चों का कैसे ख्याल रखना है, कैसे आपको फिजियोथेरेपी करवाना है, कौन से योगा और प्राणायाम करवाना है जिससे बच्चों के लंग्स और हार्ट को आप अच्छी तरह से एक्टिवेट रख पाओ। तो यही हमारा प्रयास है कि डेली जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं उनको हम पूरा होम प्रोग्राम प्रोवाइड करके वो पेरेंट्स को हम पूरा नॉलेज देते हैं कि आप इस तरह से बच्चे का ख्याल रखें। और कई सारे एक्टिव पेरेंट्स भी हैं हमारे पास जो 3 महीना हो गया हमारे कैंप में आए हुए, तो वापस कॉल करके पूछते हैं कि मैडम हम इतना करवाते हैं, अभी हम और कुछ करवा सकते हैं कि नहीं। तो यही नित्य कल्याणी का प्रयास रहा है अभी तक का, कि हर दिन हर कोई इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता है तो हम लोग उनको पूरा गाइडेंस देते हैं। तो डॉक्टर हिरल ये बताएं कि कुछ अब तो गुजरात में रिस्ट्रिक्टेड हैं अभी, तो हाँ जी। इन ये हाउस प्रोग्राम जो है इसकी तो हर जगह जरूरत है, जिस जहाँ भी ये जी जिनको भी ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो कोई आपका आगे प्लान है इसको एक्सपेंड करने का या ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देने का,
कि जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते ऑनलाइन भी ट्रेनिंग दी जी जाए? जी हमारा देखिए, हम जब भी होम प्रोग्राम देते हैं तभी एक्सरसाइजेस तो सिखाते ही है, लेकिन काफी पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो शायद ना करवा पाए, तो हम उनको वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ये ऑप्शन भी देते हैं कि 30 मिनट्स ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो विल हेल्प द चाइल्ड। और आप जो हमको बोल रहे हैं कि बाउंड्रीज अभी रिस्ट्रिक्टेड है गुजरात में, बट वी आर ओपन फॉर ऑल दी हॉरिजन। ऐसा नहीं है कि हमको अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड है। अभी हमारा टेरिटरी गुजरात है, लेकिन इन फ्यूचर वी वांट टू एक्सपैंड, एंड जिसको भी जरूरत है वी आर ओपन फॉर। हमारे नंबर्स हमारे साइट पे, मतलब हमारे जो भी फ्लायर्स होते हैं उसमें रहते ही आप हैं। शेयर कर दीजिए So, एक बार नंबर। yes, definitely. The contact number जिसपे any parents can reach is नित्य कल्याणी का नंबर है 9499769396। ये नंबर Right. पे एनी टाइम दे कैन रीच, एंड वी विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू हेल्प देम। और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है गुजरात या कोई बाउंड्रीज का। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम, सिर्फ एक फोन कॉल की देरी है। जी, तो अब क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आप लोगों से, जो मैंने आपसे नहीं पूछा, जो आपको लगता है जरूरी है, जो इस शो में अभी हाँ हमने जी। नहीं की, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके क्लोजिंग कमेंट्स। श्योर दानिश जी, वैसे तो हमने काफी चीजें कवर की है, लेकिन मेरा सिर्फ पेरेंट्स के लिए एक अनुरोध है कि अपने बच्चों को एज नॉर्मल एज ट्रीट करे, उनके एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट मत करे। इवन उसकी वजह से अपने आप को गिल्टी या अपने आप पे प्रेशर मत ले। ऑलवेज किसी को भी, और अपनी कम्युनिटी का, मतलब जो भी पेरेंट्स है जिसके हम लोग कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको सेम कंडीशन वाले लोग मिलते हैं, तो उनका एक ग्रुप बनाइए, जो काफी ग्रुप्स है, और शेयर योर प्रॉब्लम्स। अगर वैसे शेयर किया जाएगा ना, तो एक पेरेंट ही दूसरे पेरेंट को काफी अच्छे से समझ पाएगा, और जिसने वो प्रॉब्लम फेस किया है वो सॉल्यूशन झट करके दे देगा। कभी कभी पेरेंट्स आर सो गुड, कभी हम लोग नहीं जो सोच पाते वो उन्होंने सोच लिया है। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि पेरेंट अपनी एक कम्युनिटी बनाए और उनके अंदर वो कम्युनिकेशन रखे, तो जो एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया मेंटल हेल्थ का, वो एक प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगा। एंड आई वांट सोसाइटी टू बी सो इंक्लूसिव फॉर देम कि हम लोग भी उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म बनाए। मतलब मैंने ये देखा है कि अभी मे बी 50% बट नॉट मोर देन 50% ऑल पीपल आर नॉट दैट वार्म टूवर्ड्स एवरीवन। तो मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को वैसे प्रिपेयर करो कि वो स्पेशली एबल्ड है नहीं है वो भेदभाव ना करे, सबको उसी तरीके से वही वार्मथ दे जो हम नॉर्मल बच्चों के साथ भी करते हैं। और इन फ्यूचर जब भी अपॉर्चुनिटी की बात होती है तभी भी वही इन्वॉल्वमेंट आए। सो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेक दिस प्लेस बेटर प्लेस टू लिव। वी वांट एवरीबडी हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल सपोर्ट। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। ग्रेट। स्वाति जी, आपके क्लोजिंग कमेंट। बस जो भी कहना था वो डॉक्टर हिरल ने कह दिया है, और मेरा भी यही है कि सारे बच्चों को, जो नॉर्मल है, जो स्पेशल है, जो व्हीलचेयर पे है, सबको इक्वालिटी मिले, यही प्रयास रहेगा। और सोसाइटी को भी ये रिक्वेस्ट है, इवन पेरेंट्स को भी, कि बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करे, और सोसाइटी भी बच्चे की, पेरेंट्स की, सबकी कंडीशन को ध्यान में लेते हुए जो भी डिसीजन ले वो ऐसा ले कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। राइट, थैंक यू सो मच आप दोनों का अपना कीमती समय देने का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपने शेयर की है। होपफुली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में समझ मिलेगी, और अगर किसी को रिक्वायर्ड है आपकी कोई भी सर्विस तो आप लोगों से वो कनेक्ट करेंगे, यही इस शो का मकसद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। तो लिसनर्स, आज बात की हमने डॉक्टर हिरल और स्वाति जी से, और जाना मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में, उनकी ट्रस्ट के बारे में, सिम्टम के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये शो अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जरूरी नहीं है कि हमें उन्हीं लोगों को ये शो सुनना है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। अपनी समझ बढ़ाने के लिए, इंक्लूसिव वर्ल्ड बनाने के लिए हमें हर चीज की समझ होनी चाहिए।
आप इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार, बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी हो। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स।
साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड RJ राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioran.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.